हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 6 का जो एनसीईआरटी का साइंस बुक है उसका 8वां चैप्टर जिसका नाम है शरीर में गति। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग शरीर में कौन कौन सी गति होती है और किस किस पार्ट से गति होती है उसी के बारे में हम लोग इस चैप्टर में मेनली डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक तालिका से समझते हैं कि जो जंतु होता है वो चाहे मनुष्य हो या फिर कोई जानवर हो वो कैसे गति करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जंतु का नाम दिया हुआ है और यहाँ पे गमन में प्रयुक्त होने वाला जो भाग है, कौन सा भाग जो होता है वो गमन में प्रयुक्त होता है, मीन्स गति करने में प्रयुक्त होता है। और यहाँ पे दिया हुआ है जंतु कैसे गमन करते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें गाय की, तो गाय कैसे चलती है, तो पैर की हेल्प से। तो उसका जो गमन करने वाला भाग जो होगा वो क्या होगा, पैर होगा। और वो कैसे गमन करता है, तो वो चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो गाय होगा वो गमन करने वाला भाग पैर, और पैर से वो क्या करता है, चलता ही है, मतलब पैर से वो क्या करती है, चलती है। अब हम बात करें मनुष्य की, तो इसको हमें खुद से ही फील करना है। तो मनुष्य के जो गमन करने वाला भाग होता है जिससे वो गति करता है वो क्या होता है, वो पैर होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पैर हो जाएगा। और वो भी क्या करता है, मनुष्य क्या करता है, चलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सांप की, तो सांप का जो गमन करने वाला भाग होता है वो संपूर्ण शरीर होता है उसका। जैसे कुछ इस तरीके से सांप होता है, तो उसका जो जब वो गति करता है, गमन करता है, तो उसका जो पूरा भाग होता है वो गमन करता है, गति में रहता है। तो उसको हम यहाँ पे क्या हो जाएगा, संपूर्ण शरीर। और ये कैसे गमन करता है, तो रेंग कर। वैसे ही अगर हम पक्षी की बात करें, तो पक्षी जो होता है उसका जो गमन करने वाला पार्ट होता है वो क्या होगा, पंख। और पंख के हेल्प से वो क्या करता है, पंछी जो होता है वो उड़ता है। ठीक है, वैसे ही अगर हम बात करें कीट का, तो कीट के कोई कोई जो कीट होता है उसके पंख होते हैं, और जो कोई कोई कीट होता है उसका पैर होता है। तो पंख से वो उड़ सकता है और पैर से वो चल सकता है। कोई कोई जो कीट होता है वो चल भी सकता है, उड़ भी सकता है। कोई कोई जो कीट होता है वो सिर्फ उड़ सकता है, और कोई कोई जो होता है वो सिर्फ चल सकता है। वहीं अगर हम बात करें मछली की, तो मछली का जो अंग होता है जिससे वो गमन करती है, तो वो उसका क्या हो जाएगा, पूंछ हो जाएगा और पंख। ठीक है, साइड में जो पंख होते हैं उससे क्या होता है, उसको तैरने में हेल्प मिलता है और वो क्या करती है, तैरती है। तो इस तरीका से हमने देखा कि कैसे जो जंतु होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे कैसे गति करते हैं और उनके गति करने वाले भाग क्या क्या होते हैं। अब हम इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे और एक और सारणी से हम देखेंगे कि हमारे जो शरीर है, जो एक मनुष्य का शरीर है, जो इस चैप्टर में बेसिकली मनुष्य के बारे में ही, मनुष्य कैसे गति करता है, उसका कौन कौन सा भाग जो है वो गति करता है, उसी के बारे में जानेंगे। तो एक और सारणी से, एक और तालिका से हम ये समझेंगे कि जो मनुष्य का शरीर होता है, अलग अलग पार्ट होता है और वो कैसे घूमता है, कैसे वो गति करता है। तो यहाँ पे एक जो कॉलम है, यहाँ पे इसमें शरीर का भाग दिया हुआ है और शरीर का विभिन्न भाग दिया हुआ है, जैसे गर्दन, कलाई, अंगुलियां, फिर घुटने, एड़ी, पदंगुली, फिर पीठ, सिर, कोहनी और भुजा। और यहाँ पे हमें फील करना है खुद से ही समझकर कि या पूर्णतः घूमता है या फिर अंशतः घूमता है, मतलब कि थोड़ा थोड़ा घूमता है या फिर मुड़ता है। यहाँ पे दिया हुआ है झुकता है, यहाँ पे दिया हुआ उठता है, और यहाँ पे दिया हुआ है गति बिल्कुल भी नहीं करता है। तो इसमें हमें हाँ या ना में फील करना है। तो अगर हम गर्दन की बात करें, तो गर्दन जो होता है वो पूर्णतः घूम सकता है, नहीं। गर्दन थोड़ा ही घूमता है, कभी भी 360 नहीं घूमेगा, पूरा गोल नहीं घूम सकता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ठीक है, हम नहीं को क्रॉस से ही सिंबलाइज करते हैं, क्रॉस हम यहाँ पे देंगे, मतलब कि नहीं। ठीक है, अंशतः मुड़ता है, हाँ तो ये बात सही है, अंशतः ही मुड़ता है, पूर्णतः नहीं घूमता है। अब बात करें झुकता है कि नहीं, तो गर्दन हम झुका सकते हैं, अगर हम ट्राई करें तो हम गर्दन को झुका सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाँ। उठता है, तो हाँ उठ सकता है।
फिर गति बिल्कुल भी नहीं करता, तो ऐसा बात सच नहीं है, क्योंकि अगर गति नहीं करता तो फिर झुकता उठता कैसे? तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? नहीं, ये करेक्ट नहीं है। मीन्स गति बिल्कुल करता है जो गर्दन होता है। उसके बाद अगर हम बात करें कलाई की, तो कलाई जो होता है वो पूर्णतः घूमता है? नहीं, पूर्णतः नहीं घूम सकता। जो हमारे हथेली के पीछे साइड जो होता है कलाई, वो पूर्णतः नहीं घूम सकता है, लेकिन अंशतः घूमता है। हम उसको पूरी तरीका से 360 नहीं घुमा सकते, पूर्णतः गोल ऐसे टाइप के से नहीं घुमा सकते, बट अंशतः घूमता है, मतलब कि पूरा नहीं लेकिन आधा वो घूम सकता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। झुकता है? हाँ झुक सकता है। उठता है? तो कलाई उठ नहीं सकता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नहीं। और यहाँ पे बिल्कुल गति नहीं करता, तो ये बात गलत है। यहाँ पे बिल्कुल ये गति कर रहा है। उसके बाद अंगुली की बात करें, तो अंगुली भी पूर्णतः नहीं घूम सकता है, लेकिन अंशतः घूमता है, झुकता भी है, उठता भी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? और यहाँ पे नहीं। ठीक। उसके बाद घुटने की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे घुटने की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? घुटना जो है वो पूर्णतः नहीं घूमता है, अंशतः घूमता है, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे झुकता है? हाँ झुकता है। और उठता है? तो नहीं, उठ नहीं सकता है, लेकिन यहाँ पे नहीं हो जाएगा, मतलब कि ये गति करता है। उसके बाद एड़ी की अगर हम बात करें, तो वैसे ही एड़ी भी पूर्णतः नहीं घूम सकता है, तो इसमें सब में नहीं ही होगा, पूर्णतः नहीं घूमता है। यहाँ पे अंशतः घूमता है, फिर यहाँ पे झुकता है, यहाँ पे उठा नहीं सकते हम, और यहाँ पे एक सेकंड उठा सकते हैं हम इसको, यहाँ पे भी होगा। हाँ। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्रॉस मीन्स ये गति बिल्कुल नहीं करता, ये बात गलत है, गति करता है। उसके बाद पदांगुली की बात करें हम, तो यहाँ पे क्या होगा? तो अगर हम बात करें पदांगुली की, तो जो पैर की उंगली होता है वो अंशतः घूमता है, झुकता भी है और उठता भी है, और लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा? नहीं। अगर हम तीनों में से या फिर ये जो चारों है उसमें से किसी एक में भी अगर हाँ आता है, तो इसका मतलब क्या है? ये जो होगा नहीं ही होगा, क्योंकि अगर ये सब सही हो रहा है मीन्स हाँ है, तो गति जरूर कर रहा है, तो यहाँ पे नहीं हो जाएगा। वहीं अगर बात करें पीठ की, तो पीठ की अगर हम बात करें, तो पीठ क्या होगा? झुक सकता है, उठता भी है, और यहाँ पे नहीं भी हो जाएगा। मीन्स इसमें क्या होगा? ये जो है अंशतः मुड़ता है, झुकता है, उठता है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? नहीं। ये इसका मतलब कि गति करता है, तो यहाँ पे ये क्रॉस हो जाएगा, गलत नहीं हो जाएगा। और यहाँ पे भी ये पूर्णतः नहीं घूम सकता है। सिर की अगर हम बात करें, तो सिर जो होता है वो क्या होगा? वो पूरा तरीका से नहीं घूमता है, लेकिन अंशतः घूमता है, फिर झुकता भी है, उठता भी है, और यहाँ पे नहीं हो जाएगा। मीन्स कि ये गति करता है, तो यहाँ पे नहीं हो जाएगा। कोहनी की बात करें, तो कोहनी जो होता है वो पूर्णतः तो नहीं घूमता है, लेकिन अंशतः घूमता है, झुकता भी है, उठता भी है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे कोहनी जो होगा वो यहाँ पे गति बिल्कुल नहीं करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं। अब हम बात करें भुजा की, तो भुजा जो होता है वो पूर्णतः घूम सकता है, उसके बाद अंशतः घूमता है, फिर यहाँ पे पूर्णतः घूम सकता है, फिर तो पूर्णतः जब घूमेगा तो अंशतः भी घूम ही जाएगा। और उसके बाद अगर हम बात करें झुकने का, तो झुकता है, और उठने का तो उठता भी है, तो यहाँ पे नहीं हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने समझा कि विभिन्न पार्ट्स में कैसे कैसे शरीर जो होता है वो विभिन्न पार्ट्स उसका गति करता है। ठीक है, वो झुकता है, उठता है, या फिर पूर्णतः घूमता है या मुड़ता है, या फिर अंशतः घूमता है या मुड़ता है। तो अगर हम अब बात करें, तो जो हमारा शरीर होता है, हमारे शरीर के विभिन्न भागों को उसी स्थान से मोड़ अथवा घुमा पाते हैं जहाँ पर दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो जैसा कि हमने दो सारणी से समझा कि जो बॉडी होता है, बॉडी का जो पार्ट होता है, शरीर का जो विभिन्न भाग होता है, वो तभी मोड़ सकता है जो और वहीं से मोड़ सकता है जहाँ पे मोड़ हो, या अथवा दो जो हिस्सा हो वो जुड़ा हुआ हो, मतलब कि दो हिस्सा अगर जुड़ा हो तभी वो मुड़ सकता है। जैसे कि कोहनी हो गया, कंधा हो गया, या फिर गर्दन हो गया।
ये जो स्थान होते हैं जहाँ पे दो हिस्से आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको संधि कहा जाता है। ठीक है, जहाँ पे दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अब यहाँ पे हम जो मेन पॉइंट है उसी को डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर हम अब डिस्कस करें तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे पहला टॉपिक जो कि इस चैप्टर में है वो है कंदुक खलिका संधि। तो हमने संधि के बारे में डिस्कस किया। संधि क्या होता है? जहाँ पे दो हिस्से, शरीर के दो हिस्से आपस में जुड़े हो, उसको हम क्या बोलेंगे? संधि बोलेंगे। जैसे कोहनी हो गया, या फिर गर्दन हो गया, या फिर कंधा हो गया, ये सारे क्या है? संधि है। इसमें संधि में जो प्रकार है वो पढ़ेंगे। तो कंदुक खलिका संधि ये क्या होता है, इसके बारे में हम इसमें जानेंगे। तो यहाँ पे एक क्रियाकलाप से समझाया गया है कि जो कंदुक खलिका संधि होती है किस तरीका से दिखती है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो कागज की एक पट्टी को एक बेलन सिलेंडर के रूप में मोड़िए। रबर अथवा प्लास्टिक की एक पुरानी गेंद में एक छेद करके उसमें मोड़े हुए कागज के बेलन को डालिए, जैसा कि यहाँ पे चित्र में दिखाया गया है। कुछ इस तरीका से इस चित्र के अकॉर्डिंग करना है। आप कागज के बेलन को गेंद पर भी चिपका सकते हैं। गेंद को एक छोटी कटोरी में रखकर चारों ओर घुमाने का प्रयास कीजिए। क्या यह गेंद कटोरी में स्वतंत्र रूप से घूमती है? क्या कागज का बेलन भी घूमता है? अब कल्पना कीजिए कि कागज का बेलन जो है वो आपका हाथ है और जो गेंद है इसका सिरा है। कटोरी कंधे के उस भाग के समान है जिससे आपका हाथ जुड़ा हुआ है। जो कटोरी है, जो यहाँ पे जो क्रियाकलाप है, इसमें जो कटोरी जो है वो एक तरह से क्या है? वो ऐसा भाग है जो जिससे कंधा जो हमारा हाथ है वो जुड़ा हुआ है। एक अस्थि का गेंद वाला गोल हिस्सा दूसरी अस्थि की कटोरी रूपी गोहिका में धंसा हुआ, जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं इमेज में। और यही जो संधि होती है उसको हम कंदुक खलिका संधि बोलते हैं। इस प्रकार की संधि सभी दिशाओं में गति प्रदान करती है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे कंदुक खलिका संधि कहाँ पे होती है, तो ये जो क्या है, अगर हम इस इमेज में देखें तो यहाँ पे एक कटोरी टाइप का बना हुआ है और इससे ये वाला जो पार्ट है वो जुड़ा हुआ है। और ये जो है, ये इस टाइप का जो संधि होता है वो ज़्यादातर कहाँ पे होगा? तो कंधे की जो संधि होती है उसमें, या फिर जो कूल्हे की जो संधि होती है उसमें वो ये संधि होती है। और इस तरीका से इसकी वजह से क्या होता है कि हम जैसे कंधे की संधि है इस टाइप का होगा तो हम क्या कर सकते हैं, उसको चारों तरफ घुमा सकते हैं अच्छे से। तो इसलिए ये जो संधि होती है कहाँ कहाँ पे होती है? तो कंधे की संधि में, कंधे की संधि और कूल्हे की संधि में, ये जो इस टाइप का जो कंदुक खलिका संधि होती है वो होती है। ठीक है, और ये क्यों? ताकि ये इससे क्या हो कि सभी दिशाओं में ये घूम सके। ठीक है, अब हम नेक्स्ट संधि की अगर हम बात करें तो वो है धुराग्र संधि। ठीक है, गर्दन और सिर को जोड़ने वाली संधि जो है वो धुराग्र संधि होती है। जो गर्दन और सिर को जोड़ने वाली जो संधि होती है, जिससे गर्दन और हमारा जो शरीर है, जो मनुष्य का जो शरीर होता है, सिर होता है और जो गर्दन होता है, उसको जोड़ने वाली जो संधि होती है उसी को हम बोलते हैं धुराग्र संधि। तो अगर हम बात करें कंदुक खलिका संधि को, तो वो या तो कूल्हे की संधि होगी या फिर कंधे की संधि होगी। और धुराग्र संधि संधि कौन सी होगी? तो गर्दन और सिर को जो जोड़ने वाली संधि होगी उसको हम क्या बोलेंगे? धुराग्र संधि बोलेंगे। इसके द्वारा सिर को आगे पीछे या फिर दाएं बाएं घुमा सकते हैं। ठीक है, अब हम तीसरा जो संधि की अगर हम बात करें तो वो है हिंज संधि। घर के किसी दरवाजे को बार बार खोलिए और बंद कीजिए। इस कब्जे को ध्यानपूर्वक देखिए, यह दरवाजे को आगे और पीछे की ओर धकेलता है। तो इस संधि की अगर हम बात करें तो ऐसे इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जो हिंज संधि होता है वो किसी दरवाजे के जो हिंज लगा होता है, जो कब्जा होता है, उसके तरीका का होता है। ठीक है, जिससे वो उसको क्या कर सकते हैं, हम आगे पीछे कर सकते हैं इजीली। तो जो हिंज संधि होती है वो मेनली कहाँ पे पाई जाती है? तो जो घुटने की संधि होती है इस प्रकार की, वो संधि जो होती है वो हिंज की संधि होती है। ठीक है,
तो यहाँ पे दिया हुआ भी है कि कोहनी में जो होता है वो हिंज संधि होता है, या फिर घुटने की अगर हम बात करें तो हिंज संधि होता है, जिसमें केवल आगे पीछे एक ही दिशा में गति हो सकती है। कोहनी या फिर जो घुटने की जो संधि होती है उसमें हिंज संधि होती है, जिससे क्या होता है कि जो घुटना होता है फिर कोहनी जो होता है वो आगे पीछे हो सकता है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो है अचल संधि। ये अस्थियां हमारे शरीर की जो अस्थियां होती है, अस्थियों के बीच कुछ संधियां उन संधियों से भिन्न होती है जिनकी चर्चा हमने अभी तक की। ये अस्थियां इन संधियों पर हिल नहीं सकती, ऐसी संधियों को अचल संधि कहते हैं। जब आप अपना मुंह खोलते हैं तो आप अपने निचले जबड़े को सिर से दूर ले जाते हैं। अब अपने ऊपरी जबड़े को हिलाने का प्रयास कीजिए। क्या आप इसे गति दे पाते हैं? ऊपरी जबड़े एवं कपाल के मध्य जो है वो जो होती है वो अचल संधि होती है। अचल मीन्स, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसी संधि जो ये जो अस्थि होगी उन जिस संधि पे वो लगी रहेगी वो हिल नहीं सकती है, वो अचल होगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे? अचल संधि बोलेंगे। जैसे कि इसका क्या हो जाएगा, तो ऊपरी जबड़े और जो कपाल के मध्य जो संधि होती है, और उस संधि को मीन्स की जो ऊपरी जबड़े होती है, कपाल जो होता है वो जिस संधि से जुड़ा होता है उसको हम क्या बोलेंगे? अचल संधि बोलते हैं। तो ये जो सारे संधि के बारे में हमने डिस्कस किया, अब हम देखेंगे कि हमारा जो शरीर है, ये हमने तो अभी डिस्कस किया किसके बारे में? तो संधि के बारे में, जिससे हमारा जो बॉडी है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारा पूरा बॉडी है, सिर्फ एक जांग या फिर कोहनी या फिर सिर्फ सर तो नहीं है, हमारे बॉडी का पूरा एक स्ट्रक्चर है, और ये स्ट्रक्चर जो होता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको अगर हम बोले तो उसको कहा जाता है कंकाल। ठीक है, हमारे शरीर की सभी अस्थियां जो होती है ठीक इस प्रकार शरीर को एक सुंदर आकृति प्रदान करती है और एक ढांचे का निर्माण करती है, और इस ढांचे को क्या कहा जाता है? तो कंकाल कहा जाता है, जैसा कि हम इस इमेज में देख सकते हैं। ये क्या है? एक मानव कंकाल है। अब इस मानव कंकाल के विभिन्न पार्ट को हम डिस्कस करते जाएंगे बारी बारी। तो सबसे पहले हम समझेंगे, यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, तो सबसे पहले हम डायरेक्ट चलते हैं अपने मेन पॉइंट पे, जो कि है हाथ की अस्थियां। ठीक है, यहाँ पे हाथ है ये वाला, और इसकी अस्थि के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जो कलाई होती है उसकी अगर हम बात करें तो यह लचीली होती है और यह अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बनी होती है। ठीक है, यदि इसमें मात्र एक ही अस्थि होती तो क्या होता? तो अगर हम बात करें यहाँ पे क्या है, अगर इसको हम देखें ये कलाई को, तो हम देखें तो यहाँ पे जो अस्थि है, यहाँ पे जो हड्डी है वो सिर्फ एक हड्डी नहीं है, बल्कि बहुत सारी यहाँ पे पहले एक बड़ी हड्डी, फिर छोटी, फिर उससे छोटी, फिर बहुत छोटी, इस तरीक़ा से बहुत सारी हड्डी आपस में जुड़ी हुई है। ठीक है, अगर हम एक ही इसमें हड्डी होता, अगर ऐसा होता है कि सिर्फ एक ही हड्डी होता तो क्या होता? तो क्या होता? हाथ मोड़ नहीं सकता, जैसे हम आज हाथ मोड़ सकते हैं अपने, वैसे अगर एक ही हड्डी रहता तो क्या कभी ऐसा होता कि हाथ मोड़ सकता? नहीं मोड़ सकता। तो इसीलिए इसको बनाने का मेन रीज़न यही है, इसमें ज़्यादा हड्डी जोड़ने का मेन रीज़न यही है, ताकि हाथ जो है वो मुड़ सके। जैसा कि हमने इसके पहले डिस्कस किया था कि जो शरीर होता है, शरीर का भाग तभी गति कर सकता है जब दो हिस्सा उसका आपस में जुड़ा हुआ हो। अगर हम एक ही हड्डी को इस तरीक़ा से रखें तो क्या वो मुड़ेगा? नहीं, क्योंकि इसके बीच कोई संधि नहीं है, कोई दो हिस्सा जुड़ा नहीं है, तो वो नहीं गति कर सकता है। इसीलिए यहाँ पे बहुत सारी हड्डी रखने का और जोड़ने का यही रीज़न है, ताकि ये गति कर सके। जैसे हम इसको चाहे कोई सामान पकड़ना हो तो पकड़ सके, खाना खाना हो तो खा सके। अगर एक हड्डी रहता तो हम ऐसा काम कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये कलाई हो गया। अब हम बात करेंगे इसमें पसली पिंजर की। ठीक है, इस भाग की अगर यहाँ पे पूरे मानव कंकाल में देखें तो ये वाला भाग को हम डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बात करें पसली पिंजर की, तो जो पसलियाँ होती है, ये जो पार्ट होता है वो विशेष रूप से मुड़ी हुई होती है। जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ इस तरीक़ा से ये आपस में जुड़ी हुई है और मुड़ी हुई है।
ठीक है। यह वक्ष की अस्थि एवं मेरुदंड से जुड़कर एक बक्से की रचना करती है, जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि बक्से की रचना कर रही है। और इस शंकु रूपी बक्से को पसली पिंजर कहते हैं। हमारे शरीर के कुछ महत्वपूर्ण अंग इसमें सुरक्षित रहते हैं, जैसे कि हार्ट होता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है हमारे शरीर का। अगर वो नहीं रहे तो हम जीवित नहीं रह सकते। तो ये जो एक बॉक्स के रूप में ये बनती है, इसका आकार ये क्या करता है, ये हमारे शरीर के कुछ महत्वपूर्ण जो अंग होते हैं उसको सुरक्षित रखता है। अपने कुछ मित्रों को बिना घुटने मुड़े झुककर अपने पांव की अंगुलियां छूने को कहिए। क्या यह चिकनी, समतल अथवा अखंड है? अपनी उंगलियों को अपने मित्र की गर्दन से प्रारंभ करके उसकी पीठ पर नीचे की ओर लाइए। आपके द्वारा अनुभव की गई संरचना जो है वो मेरुदंड है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, ये जो है ये मेरुदंड है, जिसके जो कि हम यहाँ पे अगर पूरे मानव कंकाल में अगर डिस्कस करें तो ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, इसके पीछे वाला जो पार्ट, ये तो हो गया हमारा पसली पिंजर, और इसके जो पीछे वाला जो पार्ट है वो क्या है, मेरुदंड है। यह अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बना हुआ है, जैसे कि यहाँ पे कितनी छोटी छोटी अस्थियां हैं, ये इससे बना होता है। पसली पिंजर भी वक्ष क्षेत्र की इन अस्थियों से जुड़ा होता है। जो पसली पिंजर होता है वो भी वक्ष क्षेत्र की इन अस्थियों से ही जुड़ा होता है। यदि मेरुदंड केवल एक ही अस्थि का बना होता तो क्या होता, तो ये क्या होता, ये शरीर हमारा मुड़ नहीं सकता। ये हमने जैसा कि बताया है कि दो दो अगर यहाँ पे हिस्से जुड़े हुए हैं तो इससे सबसे ज़्यादा हेल्पफुल क्या रहता है कि बॉडी मुड़ सकती है, बॉडी गति कर सकती है। अगर एक ही हड्डी रहती तो जो बॉडी है वो गति, जो शरीर है वो हमारा गति नहीं कर सकता, और ये वाला जो पार्ट होता है वो गति नहीं कर सकता। अब हम बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट जो पार्ट है उसका, जो कि है कंधे की अस्थियां। ठीक है, ये जो अस्थियां है इसके समीप दो उभरी हुई अस्थियां दिखाई दे रही है। ये जो कंधे के समीप दो उभरी हुई जो अस्थियां है उसको हम क्या बोलते हैं, कंधे की अस्थियां बोलते हैं। ठीक है, और हम मानव कंकाल में अगर देखें तो हम इस पार्ट की का डिस्कशन अभी कर रहे हैं। अब ये क्या होता है उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो ये जो संरचना होती है ये श्रोणी अस्थियां है। यह बॉक्स के समान एक ऐसी संरचना बनाती है जो आपके अमाशय के नीचे पाए जाने वाले विभिन्न अंगों की रक्षा करता है। यह कूल्हे का वह हिस्सा है जिसके सहारे आप बैठते हैं। अब हमने कंधे की अस्थियां डिस्कस की ये वाली, और अब हम ये जो डिस्कशन है श्रोणी अस्थियां, ये श्रोणी अस्थियां है। ये क्या करती है, एक बॉक्स के समान एक ऐसी संरचना बनाती है जो अमाशय के नीचे पाए जाने वाले जो विभिन्न अंग होते हैं उसकी रक्षा करती है, और ये कूल्हे वाला वह हिस्सा है जिसके सहारे हम बैठते हैं। और हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो अभी हम इस चीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने क्या क्या अभी डिस्कशन किया, ये हाथ के बारे में डिस्कस कर लिया, ये पीछे वाला जो भाग है मेरुदंड उसके बारे में, पसली पिंजर के बारे में डिस्कस किए, और हमने इसके बारे में भी डिस्कस कर लिया। अब हम नेक्स्ट जो है वो खोपड़ी के बारे में, जो मानव का जो खोपड़ी होता है, जो सर का जो भाग होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो खोपड़ी होता है उसमें अनेक अस्थियों के एक दूसरे से जुड़े एक दूसरे, जो खोपड़ी होता है मानव शरीर का वो अनेक अस्थियों के एक दूसरे से जुड़ने से बनती है। यह हमारे शरीर के अति महत्वपूर्ण अंग मस्तिष्क को परिबद्ध करके उसकी सुरक्षा करती है। हमने अपने कंकाल की बहुत सी अस्थियों तथा संधियों के बारे में चर्चा की, अब इसके बारे में अभी बाद में डिस्कस करेंगे। अब हम यहाँ पे पहले देख लेते हैं मानव खोपड़ी कुछ इस तरीका से होती है, और ये जो हमारे मस्तिष्क में जितने भी नर्व्स होते हैं वो सारे चीज़ों को वो क्या करता है, एक तरह से उसको प्रोटेक्ट करता है। अगर ये नहीं रहता तो हम थोड़ा भी चोट लगता है सर में तो पूरा जो है डेथ होने की ज़्यादा संभावना होती। लेकिन ये जो कंकाल है, जो खोपड़ी है, वो क्या करता है, जितने भी उसमें नस होते हैं, जितने भी
इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो सबको क्या करता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। तो हमने ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस की, अलग अलग अस्थियों के बारे में, अलग अलग बॉडी के पार्ट्स के बारे में डिस्कस किया। अब कुछ ऐसे भी जो कंकाल होता है उसमें कुछ ऐसे भी अंग होते हैं जो हड्डियों जितने कठोर नहीं होते हैं। जितने भी हमने अभी इसके पहले डिस्कशन किया वो सारे जो हैं वो कठोर हैं। जितने भी उसकी अस्थि है, जो हड्डियाँ है, वो सारे कठोर है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी अंग होते हैं जो हड्डियों उतने कठोर नहीं होते हैं, जिन्हें मोड़ा जा सकता है। उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें उपास्थि कहा जाता है। ठीक है, उपअस्थि कहा जाता है या फिर उपास्थि कहा जाता है। जैसे कि कान का जो ये ऊपरी भाग है, यहाँ के अगर हम टच करके देखेंगे तो उसका जो हड्डी होगा काफी ज्यादा मुलायम नजर आएगी, और इसी को क्या बोलते हैं, उपास्थि बोलते हैं। अब हम अगर हम बात करें तो शरीर की जो संधियाँ होती है, जो कठोर होती है, उसके बीच में भी जो होता है, उसके संधियों में भी उपास्थि पाई जाती है। अब हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो यहाँ पे है, अस्थि को गति प्रदान करने में दो पेशियां संयुक्त रूप से कार्य करती है, और इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ये जो भुजा है इसकी अगर हम बात करें तो अगर हम अपने एक हाथ की मुट्ठी बनाए और मुट्ठी के अंगूठे से इसी बाजू के कंधे को छूने का प्रयास करें तो क्या होगा, इसमें क्या होगा, क्या आप अपनी ऊपरी भुजा से कुछ परिवर्तन अनुभव करते हैं? दूसरे हाथ से इसे छू कर देखिए, क्या आपको कोई उभरा हुआ भाग दिखाई देता है? इसको क्या कहा जाता है, इसी को पेशी कहा जाता है, जो उभरा हुआ भाग होता है। संकुचित लंबाई में कमी होने के कारण जो पेशियां होती है वो उभर जाती है। अब फिर अगर हम अपने हाथ को पुनः उसी स्थिति में ला देंगे और उसके बाद क्या होगा, क्या यह अभी भी संकुचित अवस्था में है? चलते अथवा भागते समय आप अपने पैरों की पेशियों में भी इसी प्रकार का संकुचन देख सकते हैं। ये संकुचन का क्यों होता है? पेशी के कारण, पेशी के कारण ही होता है। जो पेशी होती है वही संकुचित हो जाती है। संकुचन की अवस्था में जो पेशी होती है वो छोटी, कठोर तथा मोटी हो जाती है, और यह अस्थि को खींचती है। किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए दो पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना होता है। जब दो पेशियों में से कोई एक सिकुड़ती है तो अस्थि उसी दिशा में खींच जाती है। युगल की दूसरी पेशी शिथिल होती है, लंबाई से बढ़कर पतली हो जाती है, अवस्था में आ जाती है। अस्थि को विपरीत दिशा में गति कराने के लिए अब शिथिल पेशी जो होती है वो सिकुड़ कर अस्थि को अपनी पूर्व स्थिति में खींचती है, जबकि पहली पेशी अब शिथिल हो जाती है। पेशी केवल खींच सकती है, वह धक्का नहीं दे सकती। अतः एक अस्थि को गति देने के लिए दो पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीका से दो पेशी होती है और एक संकुचित होगी, एक शिथिल होगी। इस तरीका से ये आपस में संयुक्त रूप से कार्य करती है ताकि जो अस्थि है उसको गति प्रदान हो सके। अब हम ये पूरे शरीर के बारे में, शरीर के कौन कौन सा पार्ट होता है और कैसे वो गति करता है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। अब हम जंतुओं की चाल देखेंगे। अभी तो हमने मनुष्य के बारे में जाना, अब हम देखेंगे जंतुओं की चाल। तो सबसे पहले इसमें जानेंगे हम केचुआ के बारे में। यहाँ पे हम इमेज में देख सकते हैं, ये है केचुआ। जो केचुआ होता है वो कैसे गति करता है, तो अगर हम केचुआ की बात करें तो जो केचुआ होता है उसका शरीर एक सिरे को दूसरे से सटा कर रखे गए अनेक छलों से बना प्रतीत होता है। अगर हम यहाँ पे इस तरीका से, क्या है, एक सिरे को दूसरे सिरे से सटा कर रखे गए अनेक छल्लों से बना ये प्रतीत हो रहा है। केचुए के शरीर में अस्थियां नहीं होती, परंतु इसमें पेशियां होती है जो इसके शरीर के घटने और बढ़ने में सहायता करती है। जो केचुआ होता है उसमें कोई भी हड्डी नहीं होती है, लेकिन इसमें कुछ पेशियां होती है जो शरीर के घटने और बढ़ने में सहायता करती है। चलने के दौरान केचुआ अपने
शरीर के पार्श्व भाग को भूमि से जकड़े रखता है तथा अग्र भाग को फैलाता है। इसके बाद वह अग्र भाग से भूमि को पकड़ता है और पार्श्व भाग को स्वतंत्र कर देता है। इसके पश्चात यह शरीर को संकुचित करता है तथा पार्श्व भाग को आगे की ओर खींचता है। इससे वह कुछ दूरी तक आगे बढ़ता है। केचुआ इस प्रक्रिया को बार बार दोहराते हुए मिट्टी पर आगे बढ़ता है। तो इस तरीके से जो केचुआ होता है वो गति करता है। इसके शरीर में चिकने पदार्थ होते हैं जो इससे चलने में सहायता प्रदान करते हैं। केचुआ जो होता है वो वास्तव में अपने रास्ते में आने वाले मिट्टी को खाता है। उसका शरीर अनपचे पदार्थ को बाहर निकाल देता है। केचुआ द्वारा किया गया यह कार्य मिट्टी को उपजाऊ बना देता है, जिससे पौधे को फायदा होता है और इसीलिए जो केचुआ होता है उसको किसान का मित्र भी कहा जाता है। जो केचुआ होता है इसके शरीर में छोटे छोटे अनेक सुख जो होता है मीन्स बाल जैसी आकृति होते हैं। ये जो सुख होते हैं वो पेशियों से जुड़े होते हैं और ये सुख मिट्टी में उसकी जकड़ को उसकी पकड़ को मजबूत बनाते हैं। तो ये हमने केचुआ के बारे में डिस्कस किया कि कैसे वो गति करता है। अब हम बात करेंगे घोंघा के बारे में। तो घोंघे की बात करें तो यहाँ पे हम इमेज में देख सकते हैं जो घोंघा होता है उसकी पीठ पर गोल संरचना होती है, ये वाला संरचना होती है। इसे कवच कहते हैं और यह घोंघा का बाह्य कंकाल होता है, परंतु यह अस्थियों का नहीं बना होता है। यह कवच जो होता है वो एकल एकक होता है और यह घोंघे को चलने में सहायता नहीं करता है, यह घोंघे के साथ खींचता है। मीन्स ये जो पार्ट है गोल टाइप का पीठ पे इसके, ये जो होता है वो चलने में इसके हेल्प नहीं करता है, बल्कि ये क्या करता है इसके साथ ही खींचता है। घोंघे को कांच की पट्टिका पर रखकर इसका परीक्षण कीजिए। ये सब हमको डिस्कस नहीं करना है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट नहीं है। हम डायरेक्ट अपने पॉइंट पे चलते हैं। जो कवच होता है यहाँ पे, जो घोंघे का जो कवच होता है वह उसका जो छेद होता है वो खुलने पर अपने उससे ये एक मोटी मांसल संरचना एवं सिर बाहर आते हुए देखा है। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो है इसका शरीर है, जो घोंघा होता है उसका ये जो शरीर होता है इसमें मोटी संरचना, इसका पाद जो पैर होता है जो दृढ़ पेशियों का बना होता है। अब सावधानी पूर्वक कांच की प्लेट को एक और थोड़ा सा झुकाइए। जो पैर की जो लहरदार गति होती है वो दिखाई देती है। ये सब हमको डिस्कस नहीं करना है। तो ये हम अगर बात करें घोंघा की, अगर हम इसको एक पॉइंट में अगर इम्पोर्टेंट पॉइंट अगर इसका देखें तो ये क्या होगा कि जो घोंघा जो होता है वो गति कैसे करता है। तो घोंघा की जो पीठ होता है उस पर एक गोल संरचना होती है जो कि उसके चलने में तो सहायता नहीं करती, बल्कि वो अस्थियों से भी नहीं बनी होती, बस उसके साथ खींचते जाता है। और इसमें क्या होता है, ये इसका एक तो ऊपरी भाग हो गया, इसके अलावा ये इसका बॉडी होता है, ये इस तरीके से इसका पैर होता है और इसी के सहारे ये गति करता है। बहुत धीरे धीरे ये गति करता है। अब हम बात करेंगे तिलचट्टा के बारे में। तो तिलचट्टा की अगर हम बात करें तो तिलचट्टा यहाँ पे हम इमेज देख सकते हैं। यह जमीन पर चलता है, दीवार पर चढ़ता है और वायु में भी उड़ता है। इसमें तीन जोड़ी पैर होते हैं, 3 जोड़ी कुछ इस तरीके से यहाँ पे, फिर 2-3 जोड़ी पैर होते हैं जो चलने में सहायता करते हैं। इसका शरीर कठोर बाह्य कंकाल द्वारा ढका होता है। यह बाह्य कंकाल विभिन्न एककों की परस्पर संधियों द्वारा बनता है, जिस कारण गति संभव हो पाती है। वक्ष से 2 जोड़े पंख भी जुड़े होते हैं। अगले पैर संकरे और पिछले पैर जो होते हैं वो चौड़े एवं बहुत पतले होते हैं। ठीक है, इसमें पंख भी होता है जो कि इसको उड़ने में सहायता करता है। तिलचट्टे में विशिष्ट पेशियां होती है। पैर की पेशियां उन्हें चलने में सहायता करती है और वक्ष की जो पेशियां होती है तिलचट्टे के उड़ने के समय उनके परों को गति देती है। जो पंख होते हैं उसको गति देती है। तो इस तरीके से जो तिलचट्टा होता है वो गमन करता है, वो गति करता है। अब हम बात करेंगे पक्षी के बारे में। तो जो पक्षी होते हैं वो क्या करते हैं, हवा में उड़ते हैं। यहाँ पे हम इमेज में देख सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे पक्षी होते हैं। ये पक्षी का कंकाल है। पक्षी जो होते हैं वो हवा में उड़ते हैं तथा भूमि पर चलते हैं। बत्तख तथा हंस जैसे कुछ पक्षी जल में भी तैरते हैं। पक्षी इसलिए उड़ पाते हैं क्योंकि उनका शरीर उड़ने के लिए अनुकूलित होता है। उनकी अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं
जिनके कारण उनकी अस्थियां हल्की परंतु मजबूत होती है। पार्श्व पाद जो होते हैं मीन्स पैर जो होते हैं, पीछे का जो पैर होता है उसकी अस्थियां चलने एवं बैठने के लिए अनुकूलित होती है। और अग्र पाद जो होता है मीन्स आगे वाला पैर जो होता है उसकी अस्थियां रूपांतरित होकर पक्षी के पंख बनाती है। कंधे की अस्थियां मजबूत होती है। वक्ष की अस्थियां उड़ने वाली पेशियों को जकड़े रखने के लिए विशेष रूप से रूपांतरित होती है तथा पंखों को ऊपर नीचे करने में सहायक होती है। तो इस तरीका से जो पक्षी होते हैं वो भी उड़ते हैं या फिर कुछ कुछ जल में भी चलते हैं, कुछ कुछ ऐसे नॉर्मली चलते भी हैं और उड़ते भी हैं। नेक्स्ट अगर हम मछली की बात करते हैं तो मछली का यहाँ पे हम इमेज देख सकते हैं। ये जो है वो मछली है। अब मछली में गति कैसी होती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जो मछली का जो सर होता है और जो पूंछ होता है उसके मध्य भाग की अपेक्षा पतला और नुकीला होता है। जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, इसका जो पूंछ वाला भाग होता है, जो आगे का भाग होता है वो पतला होता है और नुकीला होता है, और ये जो मध्य का भाग होता है वो मोटा सा होता है। शरीर की ऐसी आकृति जो होती है वो क्या कहलाती है, तो धारा रेखीय कहलाती है। इसकी विशेष आकृति के कारण जल इधर उधर बहकर निकल जाता है और मछली जल में सरलता से तैर सकती है। मछली का कंकाल दृढ़ पेशियों से ढका रहता है। तैरने की प्रक्रिया में शरीर का अग्रभाग एक ओर मुड़ जाता है और पूंछ विपरीत दिशा में जाती है। यहाँ पे जो इमेज है वो कुछ इस तरीका से मछली जो होती है वो तैरती है। मछली जो होती है वो शरीर को मोड़ती है तो तीव्रता से उसकी पीठ दूसरी ओर दिशा में मुड़ जाती है। इससे एक झटका सा लगता है और मछली आगे की ओर चली जाती है। इस प्रकार के क्रमिक ताल से मछली आगे की ओर तैरती रहती है। पूंछ के पंख इस कार्य में उसकी सहायता करते हैं। मछली के जो शरीर होते हैं उस पर और भी पंख होते हैं जो तैरते समय जल में संतुलन बनाए रखने एवं दिशा निर्धारण में सहायता करते हैं। इसी को देखकर जो गोताखोर होते हैं वो भी अपने पैरों में इन्हीं तरीके के पंखों का यूज करते हैं और ताकि उनको तैरने में आसानी रहे। अब नेक्स्ट जो कि लास्ट टॉपिक है वो है सर्प। सर्प कैसे चलते हैं, तो सर्प का जो मेरुदंड होता है वो काफ़ी लंबा होता है, जिसके बारे में हमने डिस्कस भी किया था। जो मेरुदंड होता है वो क्या होता है, वो मानव जब कंकाल पर रहते तो उसमें डिस्कस किए। तो जो मेरुदंड होता है वो क्या होता है, लंबा होता है। शरीर की पेशियां क्षीण एवं असंख्य होती है, वे परस्पर जो होती है वो जुड़ी होती हैं, चाहे वो दूर ही क्यों ना हो। पेशियां, मेरुदंड और पसलियां और त्वचा को भी एक दूसरे से जोड़ी रहती है। सर्प का शरीर अनेक वलय में जुड़ा होता है। इसी प्रकार सर्प का प्रत्येक वलय उसे आगे की ओर धकेलता है। इसका शरीर अनेक वलय बनाता है और प्रत्येक वलय आगे की ओर धक्का देता है। इस कारण सर्प बहुत तेज गति से चलता है, परंतु यह सरल रेखा में नहीं चलता। जो सर्प होता है, जो सांप होता है, वो तेज तो चलता है बट वो क्या करता है, एक ही दिशा में नहीं गति कर सकता है। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि ये चैप्टर का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया। तो पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है अस्थि और उपास्थि जो होते हैं मानव कंकाल बनाते हैं। यह शरीर का पिंजर बनाता है और इससे एक आकृति भी देता है। कंकाल चलने में सहायक होते हैं और आंतरिक अंगों की सुरक्षा करता है। तो अस्थि और उपास्थि सबके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। तो ये क्या करते हैं, मानव कंकाल बनाते हैं और यह शरीर का पंजर बनाता है और इससे एक आकृति भी देता है। कंकाल चलने में सहायक होता है और आंतरिक भागों की सुरक्षा भी करता है। मानव कंकाल खोपड़ी, मेरुदंड, पसलियों, वक्ष की अस्थि, कंधे और श्रोणि मेखला और तथा हाथ एवं पांव की अस्थियों से बनता है। पेशियों के जोड़े के एकांतर क्रम में सिकुड़ने और फैलने से अस्थियां गति करती है। अस्थियों की संधियां अनेक प्रकार की होती है। यह उस संधि की प्रकृति और गति की दिशा पर निर्भर करती है। पक्षियों की दृढ़ पेशियां तथा हल्की अस्थियां मिलकर उन्हें उड़ने में सहायता करती है और यह पंखों को फरफरा कर उड़ते हैं। मछलियां शरीर के दोनों का एकांतर क्रम में वलय बनाकर जल में तैरती है। सर्प अपने शरीर के दोनों ओर एकांतर क्रम में वलय बनाते हुए भूमि पर वलयाकार गति करता हुआ आगे की ओर फिसलता है। बहुत सारी अस्थियां और उससे जुड़ी पेशियां शरीर को आगे की ओर धक्का देती है। तिलचट्टे का शरीर एवं पैर कठोर आवरण से ढके होते हैं जो बाह्य कंकाल बनाता है। वक्ष की पेशियां 3 जोड़ी पैरों एवं 2 जोड़ी पंखों से जुड़ी होती है जो तिलचट्टे को चलने और उड़ने में सहायता करती है। केंचुओं में गति शरीर की पेशियों के बारी बारी से विस्तरण और संकुचन से होती है। शरीर की अध सतह पर सूक्ष्म केंचुओं को भूमि पर पकड़ बनाने में सहायक होता है।
घोंघा पेशीय पाद की सहायता से चलता है, मीन्स पैर की सहायता से चलता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब हम इसके क्वेश्चन पे आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, जिसमें पहला है कि अस्थियां जो होती है, अस्थियों की संधि शरीर को क्या किस में सहायता करती है, मीन्स यहाँ पे रिक्त स्थान है तो यहाँ पे गति में सहायता करती है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, गति में सहायता करती है। अस्थियां और उपास्थियां संयुक्त रूप से शरीर का यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंकाल बनाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कोहनी की अस्थियां जो होती है वो हिंज संधि से जुड़ी होती है। गति करते समय जो पेशी होती है उसके संकुचन से अस्थियां खिंचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न लिखित कथन के आगे सत्य और असत्य को इंगित करना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, पहला सभी जंतुओं की गति एवं चलन बिल्कुल एक समान होती है। तो नहीं, सभी जो जंतु होते हैं उसकी गति और चलन एक समान नहीं होती, अलग अलग जंतुओं की गति और चलन अलग अलग होती है। नेक्स्ट है उपास्थि अस्थि की अपेक्षा कठोर होती है। तो ये गलत है, जो उपास्थि होती है अस्थि की अपेक्षा मुलायम होती है। अंगुलियों की अस्थियों में संधि नहीं होती है। तो ये जो है वो ये भी गलत है, क्योंकि जो अंगुलियां होती है उसके अस्थियों में भी संधि होती है। अग्रभुजा में दो अस्थियां होती है, ये बात सही है। एक होती है रेडियस और एक होती है अल्ना। उसके बाद तिलचट्टों में बाह्य कंकाल पाया जाता है। तो हाँ, ये बात सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉलम 1 में दिए गए शब्दों का संबंध कॉलम 2 के एक अथवा अधिक कथन से जोड़ना है। तो सबसे पहले कॉलम 1 में दिया हुआ है ऊपरी जबड़ा। तो जो ऊपरी जबड़ा होता है वो क्या होता है, एक अचल संधि होता है। दूसरा है मछली। तो मछली जो होता है, मछली के शरीर पर क्या होता है, पंख होता है और इनका जो शरीर होता है वो एक धारा रेखीय होता है। पसलियां जो होती है वो हृदय की क्या करती है, सुरक्षा करती है। उसके बाद जो घोंघा होते हैं उसमें क्या होता है, तो बाह्य कंकाल होता है, साथ ही यह बहुत धीमी गति से चलता है। तिलचट्टा जो होता है उसमें भी बाह्य कंकाल होता है और ये हवा में उड़ भी सकता है। तो इस तरीके से हमने इसका मिलान किया। अब नेक्स्ट कुछ प्रश्न है, उसका आंसर देना है। तो पहला जो प्रश्न है वो है कंदुक खलिका संधि क्या है। तो कंदुक खलिका संधि वह संधि है जिसमें एक अस्थि का जो गोल होता है वो दूसरी गोल सिरा जो होता है दूसरी अस्थि की कटोरी रूपी गोहिका में धंसा होता है और उसे क्या कहते हैं, कंदुक खलिका संधि कहते हैं। यह जो संधि होती है सभी दिशाओं में गति प्रदान करती है, जैसे कि कंधे की हड्डी हो गई, ये क्या करती है, सभी दिशाओं में गति प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कपाल की कौन सी अस्थि जो है वो गति करती है। तो कपाल की जो केवल निचला जबड़ा होता है वही गति कर सकता है, ऊपरी जो जबड़ा है वो गति नहीं कर सकता है और उसमें क्या होता है, अचल संधि होता है। हमारी कोहनी पीछे की ओर क्यों नहीं मुड़ सकती, क्योंकि इसमें हिंज संधि होती है और हिंज संधि जो होती है वो सिर्फ आगे की ओर मुड़ती है, साइड बाय साइड थोड़ा बहुत मुड़ सकता है, लेकिन कोहनी जो होता है पीछे की तरफ नहीं मुड़ सकता है, जैसे कि दरवाजे का कब्जा जो होता है उस तरीका से ही ये काम करता है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे इसी क्लास के। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।